गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब देखते हैं व्हीकल मूविंग एट द टॉप ऑफ ए कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। देखते हैं। तो इसमें हम पहला केस लेते हैं अपना। अब यहाँ पे एक कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज लेते हैं। ये उसका रेडियस हो गया, यानी ये जो ब्रिज है तो ये सर्कुलर आर्क है, तो उसका एक ये सेंटर और उसका ये रेडियस। अब ये जो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर हम पकड़ते कि एक कार है या एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है। यानी यहाँ पे हम लेंगे एक कार या व्हीकल जिसका मास m है। कार या व्हीकल जो लिया उसका मास क्या है, m है। इट इज मूविंग विथ स्पीड v ओवर दिस कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। अब ये जो व्हीकल पकड़ा हमने या कार लिया, तो इसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये हो गया mg। सिमिलरली अब ये जो कार है, तो ये कार ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगी। दिस कार इज इन मोशन। तो ये कार क्या करेगी, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगी। वही फोर्स उस कार के ऊपर लगेगा इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। सो व्हाट इज दिस नॉर्मल रिएक्शन, एन इट इज द फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन एन क्या है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एन का मतलब, यानी एन क्या है, इसको कहेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन, और दिस इज कॉल्ड एज द फोर्स exerted by car on ground, or this is also called as apparent weight of car, or you may call this as a feeling of weight by car। यानी ऐसे अलग अलग नाम दे सकते हैं, और ऐसे इन्हीं से ही अपने को इसको समझना है, ये नॉर्मल रिएक्शन को। तो ये जो कार मूव कर रहा है कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज की तरफ जा रहा है, ये सर्कुलर आर्क के में, तब इसके ऊपर जो एक फोर्स लग रहा है वो है उसका वेट, दैट इज mg। दिख रहा है यहाँ पे, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा जो लग रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेट है, एक्चुअल जो वेट है उसका कार का, दैट इज mg, इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट होगा अलोंग द रेडियल लाइन, और दूसरा कंपोनेंट होगा उसी कंपोनेंट को परपेंडिकुलर, यानी इधर आएगा ऐसे। तो मान के चलिए दिस इज थीटा, और तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अब ये ज्वाइन कर देता हूं मैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है यहाँ पे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यानी ये mg है, ये थीटा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड, ये हो गया आपका अपोजिट साइड, बराबर। तो इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या पता चलेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आ गया यहाँ पे अपोजिट, और हाइपोटेनस क्या है आपका mg। तो ये अपोजिट साइड का नाम मिल गया। अपोजिट साइड का नाम क्या आ गया, mg सामने आएगा तो mg साइन थीटा, यानी ये जो अपोजिट साइड है इसका नाम आ गया mg साइन थीटा। तो यही अपोजिट साइड कहाँ पे है, यही अपोजिट साइड यहाँ पे, तो इसका नाम आ गया mg साइन थीटा। बट इसको यहाँ पे ना लिखते हो, हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये जो कंपोनेंट आया इधर में, उसका नाम मिला आपको mg साइन थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा निकाल लेते, तो कॉस थीटा क्या होगा,
कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस फिर से आपका एम जी है। सो देयरफॉर एडजेसेंट का नाम मिल गया, एम जी सामने आ गया, एम जी कॉस थीटा। तो एडजेसेंट मतलब क्या, ये लाइन, तो इसका नाम हो गया एम जी कॉस थीटा। तो यही लाइन यहाँ पे कहाँ है, ये है, तो ये जो है एडजेसेंट साइड हो गया, तो इसका नाम आ गया एम जी, दिस इज कॉस थीटा, मिल गया। तो यानी ये जो वेट है, एक्चुअल वेट mg, उसको हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। एक कंपोनेंट है mg cos थीटा और दूसरा ये कंपोनेंट मिला mg sin थीटा। अब यहां पे देखिए, तो ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क है। तो व्हीकल सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करता है, तब व्हीकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है, हमने देखा था। अगर ये सर्कुलर पाथ है, ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियल लाइन है, और यहाँ पे अगर ये कोई बॉडी है विच इज़ मूविंग विथ स्पीड v हैविंग मास m, तब इस बॉडी के ऊपर ये सेंटर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। जो सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फार्मूला क्या मिलता है अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। तो ये जो व्हीकल है या ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। इन द सेम केस आल्सो, ये जो कार इस ओवरब्रिज की तरफ जा रहा है, तब इस कार के ऊपर भी एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। बट इन दिस केस दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स। यानी यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स है। तो किसका रिजल्टेंट है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में सेंटर के तरफ, अब देखिए उसी लाइन पे दो फोर्सेस लग रहे हो। कौन से दो फोर्सेस है, एक है mg cos थीटा, और जो कि सेंटर के तरफ लग रहा है, और एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन है। यानी mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना, इन दोनों का जो मिला के रिजल्टेंट बना, वही क्या हुआ है, तो दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखेंगे कैसे, यानी नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, मतलब सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, ये mg cos थीटा, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, उससे ज़्यादा है। तभी जाके तो रिजल्टेंट फोर्स आपको कहाँ मिला, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल मिला। तो देयरफॉर ये जो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे कि नेट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल टू, ये जो फोर्स है इस साइड का, ये ज्यादा है mg cos थीटा, किससे, n से। सो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे mg cos थीटा माइनस n, ठीक है। तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mg cos थीटा माइनस n। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस n को मैं सामने लाता हूँ, तो n इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा आपको mg cos थीटा माइनस, ये शिफ्ट हो गया उधर, माइनस mv²/r। तो ये n इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv²/r क्या है, इट इज़ नॉर्मल रिएक्शन, और इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ग्राउंड व्हेन द कार इज इन मोशन। यानी जब कार मोशन में है, तब उस कार ने ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, वही यानी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। और इसे कहेंगे आप फीलिंग ऑफ वेट बाय द कार, यानी उसी वक्त कार कितना वेट फील कर रही है, अपना कितना वेट फील कर रही है। तो इट इज इक्वल टू n इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv²/r, इतना वेट वो कार फील कर रही है। अब आएंगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ एपरेंट वेट ऑफ द कार, अब एपरेंट वेट ऑफ द कार मतलब वो फीलिंग ही है। तो ये एपरेंट वेट कैसे निकाला था हमने, तो आपने लिफ्ट में, आप लिफ्ट से आप उसको समझिए। तो जैसे आप लिफ्ट में हैं, तो अभी लिफ्ट बंद है, यानी शुरू नहीं हुआ है, तब आप अपना एक्चुअल वेट फील कर रहे हो। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाएगी, जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाएगी, उस वक्त आपको ऐसे लगता है, एट दैट मोमेंट जैसे लिफ्ट ऊपर जाना शुरू करता है, तब आपको ऐसे लगता है कि आपका वेट बढ़ गया है, स्लाइटली इंक्रीज हो गया है पहले से। आप गए, अब फिर से अभी लिफ्ट से नीचे आना है,
फिर से आप लिफ्ट रेस्ट में है तो आपको एक्चुअल वेट फील करा है, और जैसे लिफ्ट नीचे आना शुरू कर देती है, एट दैट मोमेंट आपको लगता है अरे थोड़ा हल्का हो गया, यानी आपका वेट कम हो गया। बट दोनों केस में जैसे लिफ्ट ऊपर जाना शुरू कर दिए या लिफ्ट ने जैसे नीचे आना शुरू कर दिए, दोनों मूवमेंट पे आपको आपके वेट का फीलिंग हो रहा है, जो आपके एक्चुअल वेट के बराबर वेट नहीं है, कुछ अलग है। तो ऐसा ही फीलिंग जब यह कार मोशन में आएगा, जब यह कार मोशन में रहता है, तब इस कार का भी जो वेट है वो फील होता है। दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। तो वो फीलिंग कैसे होता है, कार को अपना वेट कैसे फील हो रहा है, या एपरेंट वेट ऑफ द कार क्या है, या कार उस वक्त ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। तो दैट इज, अभी देखते हैं इसकी तरफ। तो इट इज n इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r। अब हम क्या करते हैं, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे को फिक्स कर देते हैं। बट आप जो कार ड्राइव कर रहे हो इस पोजीशन पे, तब आप दो अलग अलग वेलोसिटी पकड़ते हैं। तो पहले पकड़ेंगे v1 से ड्राइव कर रहे हो आप, जो कि आपका 20 किलोमीटर पर आवर है, और v2 पकड़ते जो कि आपका 30 किलोमीटर पर आवर है। अब पोजीशन वही है तो थीटा वही रहेगा, थीटा चेंज नहीं होगा, यानी थीटा कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट आएगा, g कांस्टेंट है, मास ऑफ द कार, ये फैक्टर पूरा कांस्टेंट हो गया। अब आप चेंज क्या कर रहे हो, मास ऑफ द कार, रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क, वो भी कांस्टेंट है। चेंज क्या होने वाला है, स्पीड v। पहले केस में v 20 किलोमीटर है, बाद में आपने 30 किया, पहले 20 है, एक आंसर मिल गया आपको। बाद में आपने स्पीड 20 से 30 किया, यानी बाद में आपने v को क्या कर दिया है, आपने इस v को बढ़ा दिया है। जैसे v को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा। ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा मतलब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें से ये बढ़ गया है ना। तो इसमें से अगर ये बड़ी क्वांटिटी अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर बहुत ही कम आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी जैसे आपने v बढ़ाया तो उसी वक्त आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कार को लेके जा रहे हो, तब वहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है ये क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ग्राउंड और एपरेंट वेट ऑफ द कार और फीलिंग ऑफ द वेट बाय द कार क्या हुआ, कम हो रहा है। कब कम हुआ, जब कार को आप इस ब्रिज के तरफ लेके जा रहे हो, ब्रिज के ऊपर लेके जा रहे हो, तब नॉर्मल रिएक्शन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जितना स्पीड आप ज़्यादा रखोगे, उतना नॉर्मल रिएक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे केस की तरफ। अब इसी कार को हम क्या पकड़ेंगे, इसी कार को एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज लेके जाएंगे, है ना। ये जो टॉप है कॉन्वेक्स ब्रिज का, वहां पे लेके जाएंगे, देखते क्या मिलता है केस। अब आएंगे हम सेकंड केस के ऊपर। तो ये कॉन्वेक्स ब्रिज लिया, सेम ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और इस टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज ये कार को पकड़ते हैं। ठीक, ये कार है टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज। फिर से पैरामीटर वही है, मास ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार। इधर में ये आ रहा है कार, स्पीड ऑफ द कार, मास ऑफ द कार m है। फिर से अब वेट कहाँ लगेगा, कार का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी वेट इक्वल टू क्या होगा, mg, यानी दिस इज द एक्चुअल वेट ऑफ द कार mg, बट कार इज इन मोशन। तो उस वक्त ये कार के ऊपर ये रोड सरफेस अपवर्ड फोर्स लगाएगा, दैट अपवर्ड फोर्स उसको कहेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये लिख चुके हैं यहाँ पे, नॉर्मल इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन ग्राउंड इन मोशन और एपरेंट वेट ऑफ द कार और फीलिंग ऑफ वेट बाय द कार। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको भी पकड़ सकते, इसको देख के भी लिख सकते, या फिर वही जो अपना सेंट्रीपेटल फोर्स का कंसेप्ट है उसको भी पकड़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से कार कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा,
मतलब कार विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी, मतलब ये जो सेंटर है उसके तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगेन इन दिस केस द नेट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसका रिजल्टेंट है? तो इसी डायरेक्शन में देखो कितने फोर्सेस है, एक है mg और दूसरा है n, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब mg और n इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, इसका मतलब ये दो फोर्सेस को अगर आप पकड़ेंगे तो ये सेंटर के तरफ वाला जो फोर्स है mg, ये इस नॉर्मल रिएक्शन से क्या है? ज्यादा है। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू, कैसे लिखोगे आप? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस n, या इसी फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे जैसे ये कार जैसे यहाँ पे आया तो थीटा का वैल्यू क्या हुआ? थीटा का वैल्यू 0 हुआ, cos 0 1, तो देयरफॉर क्या मिला आपको? mg माइनस दिस mv स्क्वायर बाय आर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे भी देखिए n को लिख देता हूँ मैं, तो n कम्स आउट टू बी mg माइनस दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, सो n कम्स आउट टू बी mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर। आ गया इधर देखिए, यानी जैसे व्हीकल यहाँ पे आ जाता है तो थीटा 0 हो गया, तो cos 0 1, तो आंसर मिला आपको n इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द कार व्हेन द कार इज, जब कार कहाँ पे है? कार इज एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, जब कार कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के टॉप के ऊपर होगा तब नॉर्मल रिएक्शन कितना मिला आपको? मतलब क्या? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ग्राउंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ग्राउंड व्हेन द कार इज इन मोशन। इट इज द एपरेंट वेट ऑफ द कार और इट इज द फीलिंग ऑफ वेट बाय द कार, यानी वो एपरेंट वेट है कार का या फीलिंग क्या है? कार के अपने वेट को कितनी फीलिंग आ रही है? तो इट इज n इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर, यानी फीलिंग कितनी आ रही है? देखिए यहाँ पे भी स्पीड v है, बराबर। अब v जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा? अगेन वो फैक्टर बढ़ते जाएगा, तो पूरा आंसर क्या होते जाएगा? कम कम होते जाएगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी क्या होते जाएगा? कम कम होते जाएगा। अब हम यहाँ पे एक अलग कंडीशन पकड़ते हैं। क्या कंडीशन पकड़ते हैं? कि स्पीड आप इतना बढ़ाएंगे, इस टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर आप इतना स्पीड बढ़ाओगे कि ये वाला जो पूरा फैक्टर है, ये कंप्लीट जो फैक्टर है, दिस विल बिकम इक्वल टू mg। किसके बराबर बनेगा वो? ये पूरा जो फैक्टर है ये mg के बराबर बनेगा। तब क्या होगा? यानी mg माइनस वो भी mg का जितना वैल्यू है वो भी उतना वैल्यू, तो टोटल n का मिलेगा आपको? 0 होगा। यानी व्हेन स्पीड कितना करना है आपको? बढ़ाते जाना है। सो व्हेन v इक्वल टू v मैक्स, v इक्वल टू क्या लेंगे? v मैक्स, देन दैट n कम्स आउट टू बी 0, नॉर्मल रिएक्शन 0। अब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, इसका मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ग्राउंड, यानी कार जो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएंगी उस वक्त कार रेस्ट में नहीं है, दिमाग में रखिए, कार इज इन मोशन, और आपने स्पीड इतना किया है, व्हेन v इक्वल टू वी मैक्स इतना बढ़ा दिया है कि उस वक्त ये नॉर्मल रिएक्शन क्या मिला? v इक्वल टू वी मैक्स। तो तब ये जो पूरा फैक्टर है mv स्क्वायर बाय आर, वो किसके बराबर बना? mg के बराबर बना। देयरफॉर mg माइनस पकड़ लीजिए mg, तो आपको आंसर क्या मिला? n इक्वल टू 0। सो तब नॉर्मल रिएक्शन क्या आता है? 0, मतलब फीलिंग ऑफ वेट बाय द कार क्या आया? 0, यानी कार को अपना वेट क्या लग रहा है? 0। या आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपना वेट 0 लग रहा है, मतलब आप कहाँ पे हो? आप 0 कब लगता है? एक चेयर लीजिए, चेयर से ग्राउंड के ऊपर जंप कीजिए, तो जैसे ही आप जंप कर रहे हैं उस फीलिंग, उस मूवमेंट को फील कीजिए, यानी जब आप एयर में हैं तब आपको आपका वेट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, यानी वही कंडीशन आ गई। यानी इसका मतलब क्या है? कि कार इज इन एयर, कार इज इन एयर में रहेगी। नॉर्मल रिएक्शन 0 का मतलब क्या है? कार इज इन एयर, आप कार हवा में जाएगी, ऐसे हवा में उड़ोगे, उस वक्त हवा में उड़ोगे, मतलब कार का इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट रहेगा क्या?
नहीं रहेगा, जस्ट कांटेक्ट होगा वो। जस्ट भी कांटेक्ट नहीं बोल सकते, अब एयर में ही आ गए अभी। यानी जब आपका स्पीड v इक्वल टू वी मैक्स होगा तब योर कार इज इन एयर, यानी उस वक्त क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0 और आपका कार एयर में होगा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ग्राउंड 0, दैट इज द एपरेंट वेट ऑफ द कार इज 0, और फीलिंग ऑफ वेट बाय द कार उस वक्त क्या हुआ, 0 हुआ। अगर ऐसे होता है तो उस वक्त ये इक्वेशन 2 कैसे क्या आएगा, तो देखिए देयरफॉर 2 इम्प्लाइज n 0 पुट कर दिया आपने, तो ये 0 इक्वल टू mg माइनस m v स्क्वायर। तो v क्या आ गया अभी उस वक्त, v मैक्स पकड़ते हैं, मैक्सिमम स्पीड पकड़ा था आपने r, तो ये इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, एम वी स्क्वायर मैक्स बाय आर इक्वल टू एम जी, एम एम गेट कैंसल, तो क्या बचा, वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू आर जी, और वी मैक्स इक्वल टू मिला आपको रूट आर जी। यानी आपका मैक्सिमम स्पीड कितना चाहिए उस वक्त, आपका मैक्सिमम स्पीड कितना चाहिए, रूट आर जी, तब आपकी कार कहाँ आती है, हवा में आती है। यानी तब उस कार को अपना जो वेट है वो 0 लगेगा, फीलिंग ऑफ वेट कुछ भी नहीं है, एयर में है। जब कार को ही अपना वेट 0 लग रहा है, इसका मतलब उस वक्त कार ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, कुछ भी नहीं लगा रही है, 0 फोर्स लगा रही है। कब, जब v इक्वल टू वी मैक्स, और वी मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट आर जी। यानी जब वी मैक्स आपका कितना रहेगा, रूट आर जी, तब आपका कार क्या है, एयर में है। आपका कार रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहे, बनी रहे कांटेक्ट में, तो उसके लिए आपका स्पीड कितना रहना चाहिए वहां पे, वी मैक्स इक्वल टू रूट आर जी रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहना चाहिए, उससे कम, डेफिनेटली इससे क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। देयरफॉर नॉट टू लूज कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड, आपका जो स्पीड है वी, दैट शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, रूट आर जी। कहाँ पे, एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज। यानी ये जो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है उसके टॉप के ऊपर अगर आपने रोड से अगर कांटेक्ट लूज नहीं करना है तो आपका जो स्पीड है वो क्या रहना चाहिए, दैट मस्ट बी लेस देन रूट आर जी। अब एग्जाम्पल पकड़ते एक, मान के चलिए रेडियस जो लिया हमने, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये रेडियस है, दिखा चुके हैं यहाँ पे रेडियस है। तो ये रेडियस का वैल्यू अगर हमने 10 मीटर लिया, और जी तो पता ही है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वी मैक्स इक्वल टू रूट आर जी, यानी कितना मिलेगा आपने को, रूट के अंदर 10 इंटू 10 100, मतलब 10 आ गया। सो आपका वी मैक्स कितना मिला आपको, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 मीटर है, रह सकता है ऐसे ब्रिज है 10 मीटर, तो उस वक्त वहां पे मैक्सिमम आपका स्पीड कितना है होना चाहिए, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बट आप 10 मीटर के साथ चलाएंगे क्या उस ब्रिज के ऊपर अपना व्हीकल, नहीं चलाएंगे, उससे कितने स्पीड से चलाएंगे, लेस स्पीड से। इसीलिए इसके ऊपर यहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है, जैसे ही आपने ट्रैवल करना है ऐसे ब्रिज के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, आपका मैक्सिमम स्पीड हुआ उस ब्रिज के ऊपर, उससे ज़्यादा के स्पीड से आप व्हीकल वहाँ पे नहीं चलाना है। अगर चलाए तो आपका व्हीकल किस में जाएगा, एयर में जाएगा। तो केस थर्ड होगा अपना, ये ब्रिज है और इसके ऊपर ये व्हीकल है हैविंग मास m, ये सेंटर हो गया, ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया इतना। बट अब क्या पकड़ेंगे, ये जो व्हीकल है ये रेस्ट में है, यानी उसका स्पीड 0 हो गया, व्हीकल इज एट रेस्ट। तब क्या होगा, उसका वेट लगेगा mg डाउनवर्ड, सिमिलरली एक्शन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, यानी रोड का जो सरफेस है वो व्हीकल के ऊपर रिएक्शन देगा। अब यहाँ पे स्पीड 0 है, v 0 है, तो इसी फॉर्मूले को देखिए, v अगर 0 कर दिया तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, ये पूरा फैक्टर 0 होगा, तब मिलेगा क्या आपको, देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा n इक्वल टू mg। यानी रिजल्ट क्या मिला उस वक्त आपको, n इक्वल टू mg।
अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, ये दोनों केस को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी व्हीकल ऑन द क्या है, एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज है, बट यहाँ पे व्हीकल इज इन मोशन, यानी मोशन में है व्हीकल, रेस्ट में नहीं है। बट यहाँ पे व्हीकल क्या है, रेस्ट में है। जब व्हीकल रेस्ट में है तब उसका जो वेट लग रहा है, उसको एक्चुअल जो वेट लग रहा है, फीलिंग ऑफ वेट लग रहा है, वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू mg, यानी उसका जो एक्चुअल वेट है उसके बराबर लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? तो इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ग्राउंड, यानी उस वक्त कार ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, तो एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स वेट। इट इज एपरेंट वेट ऑफ द कार और फीलिंग ऑफ वेट बाय द कार, यानी कार को कितना वेट फील हो रहा है वहां पे, तो इट इज इक्वल टू mg, यानी जितना उसका एक्चुअल वेट है उतना फीलिंग हो रहा है। तो ये कार मोशन में है, ये रेस्ट में है, दोनों में क्या फर्क है? देखिए दोनों में, यानी यहाँ पे n इक्वल टू mg है और यहाँ पे n इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय r है, यानी ये फैक्टर है यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि कार क्या है, मोशन में है, v है उसका, v नॉन जीरो है यहाँ पे। तो ये n का वैल्यू दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो एक रिजल्ट मिलके सामने आए, रिजल्ट अपने सामने आएगा, जो कि व्हीकल एट द टॉप ऑफ ए कॉन्वेक्स ब्रिज, उसका एक अपने के लिए सॉल्यूशन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या मिलेगा कि ये n कब है, जब n कब है, ये जब व्हीकल मोशन में है, और ये n कब मिला, जब व्हीकल क्या मिला, कब है, रेस्ट में है। तो n इन मोशन और n एट रेस्ट दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू डेफिनेटली क्या है, कम है, किसके मुकाबले, n एट रेस्ट। तो यहां पे लिखेंगे, कंक्लूजन सामने आया कि n मोशन इज लेस देन n एट रेस्ट, और कहां पे, तो एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। जो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है वहां पे n इन मोशन इज लेस देन n एट रेस्ट, यानी कार का जो फीलिंग है, वेट का जो फीलिंग है, कार जो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रही है, वो कितना फोर्स लगा रही है, तो जब टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज रहेंगी तब वहां पे कार कम फोर्स लगाएंगे ग्राउंड के ऊपर देन द कार एट रेस्ट ऑन द सेम कॉन्वेक्स ब्रिज। या फीलिंग ऑफ वेट बाय द कार और एपरेंट वेट ऑफ द कार कहाँ पे कम है, टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज कम होगा, बट कब कम होगा, जब वो कार क्या रहेगी, उस टॉप पे मोशन में रहेगी और रेस्ट में रहेंगी, तो इसका मतलब ही वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। हेलो, देखिए अभी देखते हैं हम कार मूविंग ऑन ए कॉन्केव ब्रिज। तो इसका भी पहला केस ले लेते हैं। तो मान के चलिए कि ये कॉन्केव ब्रिज है, ये उसका सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, ये भी सर्कुलर आर्क है, तो उसका ये सेंटर हो गया, ये उसका रेडियस हो गया। अब हम ये मान के चलेंगे कि इस कॉन्केव ब्रिज के ऊपर एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक व्हीकल पकड़ते हैं यहाँ पे, या एज्यूम कि ये कार है, इस कॉन्केव ब्रिज के ऊपर जा रही है। लेट, ये उसका CG हो गया। अगेन m इज द मास ऑफ द कार और कार इज इन मोशन, तो कार इधर जो आ रहा है कॉन्केव ब्रिज के ऊपर विद द स्पीड v। अब ये सेंटर के साथ ज्वाइन कर देते यहाँ पे लाइन, ये आ गया इधर में। अब देखिए ये जो कार है इसका मास m है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी दैट वेट इक्वल टू आएगा यहाँ पे mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फिर ये जो कार है, ये कार मोशन में है, तो अपना जो फोर्स है वो रोड के ऊपर लगाएंगे, तो रोड भी उस कार के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसे हम कहेंगे इट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्मल रिएक्शन यानी क्या है, n का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन, उसी को आप कहेंगे वेट ऑफ कार इन मोशन। इट इज नथिंग बट द फोर्स exerted by car
ऑन ग्राउंड इन मोशन, और इसे भी आप कहेंगे एपरेंट वेट ऑफ कार। ठीक है, तो वेट mg लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वेट mg है इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा यानी अलोंग द रेडियल लाइन आएगा, और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो इस कंपोनेंट को परपेंडिकुलर मतलब इस साइड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस साइड आएगा वो दूसरा कंपोनेंट। तो उसको यहाँ ना दिखाते हुए मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ ऐसे। तो ये जो कंपोनेंट है ये इस साइड आएगा, सेकंड कंपोनेंट बराबर, और इसी साइड क्या है, v है। एज्यूम दिस इज थीटा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब देखिए क्या करें। तो ये जो वेट है दैट इज एक्चुअल वेट mg, इसको हम रिजॉल्व करेंगे इनटू दिस टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये वाला जो कंपोनेंट है तो ये क्या होगा, अगर आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट में अभी इसके पहले रिजॉल्व कर चुके थे हम, पता है अपने को कैसे रिजॉल्व करना। तो ये एडजेसेंट साइड है तो इसमें क्या आता है, कॉस आता है। तो ये कंपोनेंट का नाम आ गया कॉस थीटा, और आपने किसे रिजॉल्व किया है, हाइपोटेनियस यानी mg को रिजॉल्व किया, तो mg लगा दीजिए सामने, तो इसका नाम आ गया mg कॉस थीटा। फिर ये जो अपोजिट साइड है थीटा की एग्जैक्टली सामने वाली साइड, मतलब अपोजिट में क्या आएगा, साइन आएगा, तो इसका नाम आएगा mg साइन थीटा। तो इसको यहाँ ना दिखाते हुए यहाँ पे लिखेंगे, वो हो गया आपका mg साइन थीटा। यानी इन दिस वे हमने क्या कर दिया, ये जो वेट था इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। रिजोल्यूशन देख लिया हमने पहले पार्ट में। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इसी रेडियल लाइन के ऊपर देखिए, ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक फोर्स लग रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन है। एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो है वो वेट का कंपोनेंट है, दैट इज mg कॉस थीटा। बट व्हीकल जो है यहाँ से ऐसी टर्न लेने वाली है, मतलब व्हीकल क्या करने वाला है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है। मतलब व्हीकल के ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी व्हीकल के ऊपर सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। और किसका नेट या किसका रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और mg कॉस थीटा, इसी लाइन के ऊपर दो ही तो फोर्सेस है ये, यानी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये नॉर्मल और mg कॉस थीटा इनका रिजल्टेंट है बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और mg कॉस थीटा इसी लाइन के ऊपर, बट रिजल्टेंट दोनों का क्या आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg कॉस थीटा। समझ में आए? तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर कंडीशन क्या मिलेंगी आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू n माइनस mg कॉस थीटा। अब अपने को n चाहिए तो n इक्वल टू CPF, n इक्वल टू आएगा आपका CPF माइनस mg कॉस थीटा बनेगा आपका प्लस mg कॉस थीटा। सो n कम्स आउट टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स n है mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कॉस थीटा। अब देखिए इधर तो नॉर्मल रिएक्शन मिला आपको, यानी जो उस वक्त कार मोशन में है तो उस वक्त कार को अपना वेट कितना फील हो रहा है, यानी उस वक्त कार रोड के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, तो दैट इज इक्वल टू n नॉर्मल रिएक्शन, और कितना लगा रही है mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, पोजीशन को फिक्स कर देंगे, बस यही जगह है, यहीं पे ही। अब आप क्या करो, v को चेंज करते जाइए, तो क्या होगा, v को यानी पोजीशन फिक्स किया तो ये थीटा फिक्स हो गया, थीटा का वैल्यू फिक्स है, थीटा फिक्स हो गया, m कांस्टेंट g कांस्टेंट, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया ये। अभी आप क्या कीजिए, स्पीड बढ़ाते जाइए, स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएंगे तो ये फैक्टर बढ़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, ये तो टोटल फैक्टर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी व्हेन v इज इंक्रीज, v बढ़ेगा कॉमा, तो n भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कहाँ पे, एट दिस कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉनकेव ब्रिज। तो ये कॉनकेव ब्रिज के ऊपर जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ते जाएगा, मतलब फीलिंग ऑफ वेट बढ़ते जाएगा। यानी
कार जो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रही है वो फोर्स अब ज़्यादा लगते जाएगा। कब लगते जाएगा? जब कार का स्पीड आप बढ़ाते हुए जाओगे। अब हम क्या करेंगे, इसी कार को इस बॉटम पे लेके आएंगे, यानी एट द बॉटम ऑफ कॉन्केव ब्रिज। तो सेकंड केस लेते हैं, ये सेकंड कॉन्केव ब्रिज है और उसके बॉटम पे हमने एक कार पकड़ा है। अगेन द कार इज इन मोशन विद द स्पीड वी, कार मोशन में है। इस केस में भी कार मोशन में था, यहाँ पे भी कार मोशन में। अगेन तो ये जो कॉन्केव ब्रिज है उसका ये सेंटर है, ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। तो देखिए यहाँ पे वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। बट यहाँ से कार क्या कर रही है? यहाँ से कार फिर से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब जो फोर्स लगेगा कार के ऊपर, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर आर्क। तो अगेन यहाँ से कार ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स है, अब वो ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन और mg। अब यहाँ से कार ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg के मुकाबले क्या है? ज़्यादा है। तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स CPF इक्वल टू लिखेंगे हम, इट इज इक्वल टू n माइनस mg। तो अपने को चाहिए n, सो देयरफॉर n इक्वल टू आ गया आपका CPF प्लस mg। सो n इक्वल टू mv² बाय r प्लस mg, यानी इक्वेशन अपने को मिला, ये 1 था, ये आपको मिला 2, कहाँ पे? एग्जैक्टली एट द बॉटम। सो नॉर्मल रिएक्शन एट द बॉटम ऑफ कॉन्केव ब्रिज क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इट इज mv² बाय r प्लस mg। नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या? फीलिंग ऑफ द वेट बाय द कार और फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ग्राउंड व्हेन द कार इज इन मोशन। तब कितना फोर्स लगा रही है कार ग्राउंड के ऊपर जब वो कार मोशन में? तो इट इज mv² बाय r प्लस mg। mg क्या है? उसका एक्चुअल वेट है, प्लस उसमें mv² बाय r फैक्टर ऐड हो गया। मतलब जब कार मोशन में है, और कहाँ पे मोशन में है? कॉन्केव ब्रिज के ऊपर मोशन में है, तब कार अपने वेट से भी ज़्यादा फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगाएगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg। ठीक है, यानी उस वक्त कार ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन, कार के ऊपर भी जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन, वो भी क्या है? उसके वेट के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ गया। अब यही कार अगर रेस्ट में रहती तो क्या हुआ रहता? मान के चलिए थर्ड केस पकड़ लेते हैं हम अभी यहाँ पे, कि यही कॉन्केव ब्रिज है, इस कॉन्केव ब्रिज के ऊपर ये कार है, और अब इस कार को हमने रेस्ट में पकड़ा, मतलब उसका जो स्पीड है वो 0 हो गया। अगेन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, अब v0 हो गया, v0 हो गया, स्पीड 0 हो गया, ये पूरा फैक्टर 0 हुआ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा आपको देयरफॉर n इक्वल टू मिलेगा mg। यानी उस वक्त रिएक्शन कितना है? उस वक्त कार कितना फोर्स लगा रही है ग्राउंड के ऊपर? तो उस वक्त कार कितना फोर्स लगा रही है ग्राउंड के ऊपर? एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स वेट। कार का जितना वेट है उतना ही वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रही है कार। कब? जब कार रेस्ट में है, कहाँ पे? ऑन द सरफेस, ऑन द बॉटम ऑफ कॉन्केव ब्रिज। बट वही बॉटम पे कॉन्केव ब्रिज पे कार अगर मोशन में है, तब वो कार ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है? तो दैट इज mg प्लस mv² बाय r, मतलब इसके मुकाबले ज़्यादा। यानी यहाँ पे कार रेस्ट में है, यहाँ पे कार मोशन में है, तो ये हो गया n रेस्ट और ये हो गया n मोशन। तो यहाँ से क्या बात पता चली अपने को? तो यहाँ से एक कंक्लूजन सामने आया कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। ये ज़्यादा है और ये कम है, तो n मोशन इज ग्रेटर देन n रेस्ट। यानी ऑन ए कॉन्केव ब्रिज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज क्या है नॉर्मल रिएक्शन? वेट ऑफ कार इन मोशन। उस वक्त कार का जो वेट है ड्यूरिंग मोशन वो ज़्यादा है। कब? जब कार वही कॉन्केव ब्रिज के ऊपर रेस्ट में रहेंगी। दैट इज फीलिंग ऑफ वेट बाय द कार। कब? जब वो कॉन्केव ब्रिज के बॉटम में है और मोशन में है,
तब उसका वेट फीलिंग क्या है, ज़्यादा है। कब से? जब वही कार कॉन्केव ब्रिज के ऊपर रेस्ट में है। दैट इज apparent weight of the car. Apparent weight of the car when the car is in motion, then that apparent weight is more when the car is traveling on at the bottom of concave bridge. तो यहाँ से ये अपने को बातें पता चली। मास सेम है व्हीकल का, सेम स्पीड के साथ व्हीकल 3 अलग अलग जगह पकड़ते। एक हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस है, उस पर भी जा रहा है, टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज जा रहा है, बॉटम ऑफ कॉन्केव ब्रिज जा रहा है। तीनों केस को कंपेयर कीजिए और बताइए कि नॉर्मल रिएक्शन कौन से केस में ज़्यादा है, कौन से केस में कम है, या फिर क्या है रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे भी बनता है इसके ऊपर, ठीक है। देखते। तो अपना प्रॉब्लम था कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये व्हीकल जो जा रहा है एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज है। यहाँ पे दूसरे केस में दिया उसने कि व्हीकल इज़ एट द बॉटम ऑफ कॉन्केव ब्रिज, और तीसरे केस में दिया है कि व्हीकल इज़ मूविंग विद द सेम स्पीड भी बट ऑन द फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड। तो ये तीनों केस में से नॉर्मल रिएक्शन कब ज़्यादा होगा, यानी और दूसरे तरीके से पूछ सकते हो क्वेश्चन कि तीनों केसेस में एट विच पोजीशन फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द रोड इज मैक्सिमम और एपरेंट वेट ऑफ द कार इज मैक्सिमम। तो कहाँ पे तीनों केस में है? तो ये तीनों केस में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एपरेंट वेट और फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज कितना आता है, n इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर। एट द बॉटम ऑफ कॉन्केव ब्रिज कितना आता है, n इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर। और फ्लैट रोड के ऊपर क्या आएगा, n इक्वल टू mg। हमने वो फ्रिक्शन सब निगलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे, वो नहीं देख रहे। तो ये तीनों केस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलता है कहाँ पे ज़्यादा है। तो मान के चलिए इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे और इसे 3 बोलेंगे, है ना। तो 3 यानी mg हो गया, तो mg में एक ऐड हो गया यानी ये बढ़ गया, और इधर में mg से माइनस हुआ तो ये उससे भी कम हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, n2 है, उसके बाद n3 है, और उसके बाद क्या है, n1। तो यहाँ से क्या पता चला कि n2 इज़ ग्रेटर दैन n3 इज़ ग्रेटर दैन n1। यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन कहाँ पे ज़्यादा रहता है, दिस 2 यानी कहाँ पे, एट द बॉटम ऑफ कॉन्केव ब्रिज। किससे ज़्यादा रहता है, तो टॉप से भी ज़्यादा और ऑन द फ्लैट सरफेस।